तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही जी जान से लगे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी में। जिस तरह से पहला नंबर पार्ट जो हम लोग शुरू किए थे उसी तरह से इसका बुक सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, यानी कि पूरा जो क्वेश्चन है सर बुक में जो मिलता है वही वाला आपको मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। जो क्या है सामाजिक विज्ञान का भूगोल का पहला नंबर एक्सरसाइज क्या है, यानी भारत संसाधन एवं इसका उपयोग। ये एकदम वन शॉट में, यानी कि एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे के सारे कराने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा मिलेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट बीबीआई में इसको कहिए, बीबीआई कहिए बिल्कुल अच्छे तरह से, क्योंकि ये आपके बुक वाला चीज है। तो ये याद रखिए कि हमारे पास जब भी मिलेगा तो बिल्कुल एकदम रसमलाई मिलेगा, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज होगा। चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर जो क्वेश्चन है जी इस तरह से मिलता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। सबसे पहले क्या मिलता है, कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो ये नवीकरणीय संसाधन नहीं, अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो ये जो है नवीकरणीय संसाधन एगो और अनवीकरणीय संसाधन, ये दोनों में कंफ्यूजन लोगों को होता है। तो अनवीकरणीय जिसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं किया जाता, इसे दोबारा उपयोग यानी कि उपयोग नहीं कर सकते, उपयोग कर सकते एक बार के बाद। उसके बाद इसको उपयोग में लाया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। तो कोयला जो है एक बार अगर जला लीजिए उसके बाद दोबारा उस राख को हम यूज नहीं करते, फेंक देते हैं। तो इसलिए एक है ये अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत लाते हैं। किसको, कोयला को। क्या क्या आता है, अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। आपको पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा से जब हम लोग ऊर्जा निकालते हैं तो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज खत्म हो जाता है, या इसे जिंदगी में हम कभी यूज कर ही नहीं पाते हैं। या ये आप कह सकते हैं कि इसे एक बार यूज हम मतलब करना शुरू कर दे तो ये हम आगे भविष्य में जिंदगी भर यूज करते रहेंगे, जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होगा। तो जब जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं हो उससे हम बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। और जब खत्म हो जाता है, आगे भविष्य में खत्म होने की संभावना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। ये खत्म होने की बिल्कुल नहीं है, तो यानी कि पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होता है। क्या है ये, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, इसे आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। अब कहिए कि पुनः पूर्ति योग्य संसाधन क्यों कहेंगे, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन है। क्या है, नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज करते हैं, यानी कि इसे हमेशा बना सकते हैं, हमेशा पुनः उपयोग कर सकते हैं, ये कभी खत्म होता ही नहीं है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखेंगे कि अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर, तट रेखा यानी हमारे बॉर्डर से कितने किलोमीटर समुद्री इलाका में जब जाते हैं तो कितने किलोमीटर तक हमारे देश का वो संपत्ति होता है, हमारे राष्ट्र का संपत्ति यानी राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आता है, हमारे आर्थिक क्षेत्र में आता है। तो कितने किलोमीटर तक आता है, इसके बारे में अगर हम लोग जाने तो आपको बता दे कि ये 200 किलोमीटर तक आता है। कितना आता है, 200 किलोमीटर तक। तो 200 किलोमीटर वाली बात याद रखेंगे, साथ में ये भी याद रखेंगे कि ये 200 किलोमीटर यानी केएम है। क्या है, 200 किलोमीटर। आपके बुक में एनएम है, लेकिन आप किलोमीटर में याद रखेंगे, किलोमीटर की तरह क्वेश्चन आएगा एनएम में। क्या में आएगा, एनएम की तरह। तो जब भी देखिएगा तो ये इतना खाली याद रखना कि 200 यहाँ पर रहेगा। कितना रहेगा, 200 रहेगा। तो 200 को हम लोग क्या मानेंगे कि 200 तट रेखा में आता है। क्लियर। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को। तो ये देखते हैं कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ये आप बिल्कुल वीवीआई बिल्कुल रखिए। क्या रखेंगे, वीवीआई। ये डबल वीवीआई नहीं, ट्रिपल वीवीआई में रख सकते हैं कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है वो किससे है, संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजन दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है, संसाधन के नियोजन से, संसाधन के नियोजन से। अब संसाधन का नियोजन क्या होता है कि ये संसाधन जो हम लोग जमा करके रखते हैं, अपना जमा पूंजी, वो डाकू आकर के लूट के लेकर चला जाता है। तो वो हमारा लूट जमा किया हुआ जो संचय भंडारण किया हुआ जो पूंजी होता है उसे लूट कर लेकर जाता है, इसलिए संसाधन नियोजन से संबंध रखता है।
क्लियर। आगे थोड़ा सा अगर बढ़े हम लोग तो अगला नंबर में देखेंगे कि अगला नंबर में क्या कहता है। कहता है कि समुद्री क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र यानी कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा, याद रखेंगे राजनीतिक सीमा में बोल रहा है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा के निहित है, कितने किलोमीटर राष्ट्रीय संपदा के निहित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका घ हो जाता है। क्या हो जाता है? घ नंबर होता है। क्या नंबर होता है? घ हो जाता है इसका राइट आंसर। पहला नंबर में है कि 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, लेकिन राइट आंसर होगा 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर राजनीतिक क्षेत्र में आता है, वो राज्य के हमारे देश के साथ में वो राजनीतिक एरिया में आ जाता है। क्लियर। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आता है। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर ये आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज है, जो पहला नंबर से शुरू करते हैं। कहता है कि संसाधन के परिभाषा दीजिए। संसाधन के क्या देना है? परिभाषा। जो संसाधन की परिभाषा हमने इसके पहले नंबर पार्ट में भी देख चुके हैं, लेकिन इसमें भी देखेंगे। कैसे देखेंगे? जब क्या इसका क्वेश्चन आंसर कैसे होगा जे सुनेंगे। कहता है कि सामान्य तौर पर, कौन तौर पे? सामान्य तौर पे ये मानवीय संसाधन, सामान्य तौर पे मानवीय जो उपयोग होते हैं उसमें आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाता है। यानी कि ये समझिए कि सामान्य तौर पे नॉर्मल तरीका से मानव के उपयोग में आने वाले वे सभी वस्तुएं संसाधन होते हैं। उन सभी वस्तुओं का संसाधन कहते हैं जिसे हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। जैसे भूमि, मृदा और जल, वायु, खनिज, वन्य, प्रकाश इत्यादि जो है ये संसाधन होते हैं। वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि कोई कला हो, आर्ट हो, उसे भी हम संसाधन के अंतर्गत आते हैं, रखते हैं। कहता है कि वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। सेवा को भी क्या माना गया है? संसाधन माना गया है। जैसे आप कह सकते हैं गायक जो हम लोग को मनोरंजन करने का सेवा देता है, तो मनोरंजन करता है, वो हमें हमारे लिए संसाधन, मनोरंजन का साधन है। इसे बोलेंगे गायक हो गया, कवि हो गया, चित्रकार हो गया, पेंटर कहिए, डांसर कहिए, तो इन सभी को हम संसाधन कहेंगे। इत्यादि सब सेवा होते हैं। साथ में वस्तुतः संसाधन का बहुत ही व्यापक है। संसाधन जो है इसका जो अर्थ होता है, संसाधन का अर्थ बहुत ही क्या है? व्यापक है। प्रसिद्ध रूप से ये कह सकते हैं कि भूगोलविद, यानी भूगोलविद मतलब होता है कि भूगोल का वैज्ञानिक यानी भूगोल का विद्वान जिमरमैन ने कहा था। जिमरमैन के अनुसार अगर हम लोग बात जानेंगे तो जिमरमैन के कहे अनुसार ये समझेंगे कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। संसाधन होते नहीं, बनते हैं, बनाए जाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर कि संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करना है। यानी संभावित संसाधन और संचित कोष संसाधन है, ये दोनों का परिभाषा लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, यानी अंतर कंप्लीट हो जाता है। पहला नंबर देखेंगे, सबसे शुरुआत नंबर संभावी में कहता है कि संभावित संसाधन ऐसे संसाधन है, संभावित संसाधन ऐसे संसाधन है जो अभी उसका यूज नहीं कर रहे हैं, भविष्य में उसका उपयोग करेंगे। अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं, भविष्य में उस संसाधन का उपयोग हम करेंगे, उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। या कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद होते हैं, किसी जगह में, किसी जमीन में मौजूद वो होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। उसे लाए जाने के उपयोग में संभावना, अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं, आगे भविष्य में लाएंगे और उसको उपयोग करेंगे। तो इसका बात कर रहा है। कहता है कि जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, जैसे हिमालय क्षेत्र में खनिज, हिमालय क्षेत्र के अंदर जो खनिज है उसका अभी है, लेकिन उसको हम लोग उपयोग नहीं किए हैं, इसलिए वो संभावित संसाधन आएगा। साथ में अधिक गहराई में होने के कारण वो दुर्गम, हिमालय के क्षेत्र में जो इतना संसाधन है वो अधिक गहराई में होने के कारण उसका निकालना बिल्कुल दुर्गम है, वो भारी पड़ जाता है, इसीलिए उसका भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो यह हो जाता है। साथ में संचित कोष संसाधन का परिभाषा जानेंगे। ये तो हो गया संभावित का। संचित कोष संसाधन जानेंगे कि संचित कोष संसाधन
वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार का ही अंश है, यानी कि जो संभावित संसाधन के भंडार का ही ये अंश है, एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पे प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी कि जब जरूरत पड़ेगा उस समय हम इसका उपयोग में लाएंगे, अभी इसका भी उपयोग नहीं ले, जैसे इसमें है कि उसमें भविष्य में यूज कर सकते हैं, तो इसे भी यही कर रहे हैं कि भविष्य में इसे यूज कर सकते हैं। कहता है कि किंतु इनका उपयोग प्रारंभ में नहीं हुआ है, अभी इसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। जैसे नदी का जल जो होता है उसे भविष्य में हम विद्युत बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए यूज में ला सकते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, संचित को संसाधन के अंतर्गत लाते हैं। तो ये दोनों अंतर है जो इसका लिए बिल्कुल रूपरेखा के अंतर्गत आएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन जानेंगे लघुत्तरीय के कि संसाधन संरक्षण का उपयोगिता को लिखिए। संरक्षण मतलब क्या होता है कि संरक्षण मतलब पूरा का पूरा बचा लेना नहीं, यानी कि जितना जरूरत हो उसके हिसाब हम लोग खर्च करते हैं, उसे हम संरक्षण कहेंगे। कहता है कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है। संसाधन की बिल्कुल बहुत ही जरूरी वाला अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग, अविवेकपूर्ण मतलब बहुत ज्यादा इसका यूज करना और अतिशय उपयोग करना, ये विविध जो है ये सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है, और इन समस्याओं के साधन हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण का क्या करते हैं, आवश्यकता ही जरूरी होता है। अब जब तक संरक्षण नहीं करेंगे, बचाव नहीं करेंगे, तो इसको भविष्य में हम यूज कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये सारे चीज क्या है, जरूरी है, संरक्षण करना हमें जरूरी है ना, संसाधन का। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसाधन निर्माण में तकनीकी का क्या भूमिका है। संसाधन का निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका, संसाधन ये स्पष्ट करना है कि संसाधन को हम लोग निर्माण करेंगे, जरूरी हमें क्यों है कि संसाधन का हम लोग निर्माण करेंगे, अति आवश्यक है, सुनेंगे। कहता है कि संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसाधन को बनाना हमको जरूरी है, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक प्रकृति प्रदत्त मतलब प्रकृति द्वारा दिया गया वस्तुओं को बोलते हैं प्रकृति प्रदत्त वस्तु। कहता है कि अनेक प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं तब तक संसाधन रूप नहीं लेती जब तक उसे विशेष तकनीक द्वारा उपयोग में नहीं ला जा सकते, या कह सकते हैं कि जिस वस्तु को हम लोग अपने उपयोग के लिए लाना शुरू कर दिए उसे क्या कहेंगे, उसे उस तकनीकी परिव या तकनीकी मतलब कह सकते हैं कि मशीन, क्या कह सकते हैं, मशीन क्या कहेंगे, मशीन। तो ये समझिएगा कि प्रकृति के द्वारा दिया गया वस्तु को तब तक संसाधन नहीं कहेंगे जब तक उसे विशेष मशीनों के द्वारा उसे उपयोग में नहीं ला सकते। बस कई सारे मशीन होते हैं, वो मशीन हम लोग लाएंगे और मशीन के द्वारा उसे उपयोग में नहीं बनाया जाएगा, तब तक उसे संसाधन नहीं कहेंगे, और जब इसे उपयोग में लाना शुरू कर देंगे तो ये संसाधन में आ जाते हैं। जैसे नदियों की में बहते हुए जल को से हम बिजली बनाते हैं, नदियों के द्वारा हम लोग क्या बोलते हैं, नदियों में जब जल बहता है उसे बिजली भी हम लोग उत्पन्न करना शुरू कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा संसाधन शुरू हो जाता है, यानी तकनीक हो जाता है। कहता है संसाधन का निर्माण शुरू हो जाता है, लेकिन अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब संसाधन का निर्माण नहीं हुआ है। साथ में बहती हुई वायु से पवन ऊर्जा, अगर पानी हवा चल रहा है और उससे हम पवन ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझेंगे कि वहां क्या है, उसका मतलब यह है कि क्या है, हम लोग संसाधन का निर्माण करना शुरू कर दिए हैं। साथ में एक समझेंगे कि हम लोग भूभाग, कहता है कि भूगर्भ यानी कि जमीन के अंदर, भूगर्भ मतलब भूमि के गर्भ में, भूमि के अंदर, कहता है कि भूगर्भ में उपस्थित खनिज अयस्कों का शोध करके यानी कि खोज करके और उसको खनन करके निकालते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो भी हम लोग संसाधन का निर्माण कर रहे हैं। साथ में इन सभी अलग अलग जो वस्तुएं हैं ये अलग अलग तकनीकों यानी कि अलग अलग मशीनों के द्वारा निकालते हैं, यानी कि आवश्यकता निकालना के लिए आवश्यक जरूरी होता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर में देखेंगे। अब अगला नंबर में नेक्स्ट नंबर क्या है, यानी कि आपको आता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर क्वेश्चन जो है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करना, ये हम आपको लोग
को पहले नंबर पार्ट में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें बताएंगे कि संसाधन जो है मनुष्य के जीविका का आधार है। देखिए सतत माने समझिए कि हमेशा, क्या होता है हमेशा, हमेशा माने ये समझिए कि इसे हमेशा यूज कर सकते हैं। हम यूज कर रहे हैं, हमारा बेटा यूज करेगा, हमारा पोता यूज करेगा, यानी कि आगे के हमारे जो भविष्य के जो पूर्वज, हमारे भविष्य के जो पीढ़ी है, उन सब हमको हम बिल्कुल जैसा आज यूज कर रहे हैं वैसा ही आगे वाले पीढ़ी को भी हम दे पाए। इसे हम बोलेंगे सतत विकास के बारे में। क्या बोलेंगे? सतत विकास। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा क्या होता है इनके लिए जीविका के मतलब क्या होता है। जीविका के मतलब हम लोग समझेंगे कि जीविका का मतलब वही होता है कि जीवन यापन करना। क्या होता है? जीविका का मतलब होता है जीवन यापन, जीवन यापन करना। अब सोचिए अभी जो हम लोग के तरफ पानी की जो समस्या है, अगर हमारे दादा परदादा लोग अगर पानी नहीं बहाते, पानी का बढ़िया से यूज करते, तो हम लोग को पानी की समस्या नहीं होता। और आगे आगे भविष्य में भी हम लोग पानी का यूज ज्यादा करना शुरू कर देंगे, बहाना शुरू कर देंगे, तो हमारे जो पीढ़ी है, अगला पीढ़ी, उन सब भविष्य वाले जो पीढ़ी, उन सबको पानी की समस्याएं होना शुरू हो जाएगा। जैसे कोयला अभी अगर कम मात्रा में खर्च करेंगे, बिल्कुल जितना जरूरत हो उतना ही खर्च करेंगे, तो आगे भविष्य वाले पीढ़ी को हम अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन अभी ही पूरा का पूरा में आग लगा दे, पूरा के पूरा यूज करना शुरू कर दे, यानी कि आग लगा दे, तो उसको हम आगे वाले पीढ़ी को नहीं दे पाएंगे, तो सतत विकास में रुकावट पैदा होता है। सतत विकास योजना में ये होता है कि आगे वाले पीढ़ी को जैसा हम अभी यूज कर रहे हैं वैसे ही सेम टू सेम या उससे भी विकास करके अगला को दे पाए, उसे हम बोलते हैं सतत विकास योजना के अंतर्गत या अवधारणा के व्याख्या में आता है। कहता है कि संसाधन मनुष्य के जीविका यानी कि जीवन यापन का है आधार है। संसाधन रहेगा तभी तो हम अपना जीवन यापन को अच्छे से यूज कर सकते हैं। जीवन के गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, जीवन का गुण को बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक यानी कि बिल्कुल जरूरी है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त मतलब बताए थे कि प्रकृति के द्वारा दिए गए वस्तु होते हैं। तो कहता है कि संसाधन जो है प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहार है। संसाधन क्या है? प्रकृति के द्वारा दिया गया हम लोग के उपहार यानी कि गिफ्ट है। कि अवधारणा के कारण, इसके अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुन दोहन किया है। अब प्रकृति ने हमें कई सारे चीज दी है, उसका हम लोग बहुत ज्यादा दोहन किए हैं, जिसके कारण हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल खतरनाक हानिकारक हो गया है। हानि हो रहा है, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो कहता है अंधाधुन दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो गई। पर्यावरण में क्या हो गई है? समस्याएं उत्पन्न हो गई है। कहता है कि व्यक्ति का लालच, लिप्सा जो है, हमारे व्यक्ति के जो लालच है वो संसाधनों के तीव्रतम दोहन के भंडार के चिंतनीय हरास हो चुका है, हरास ला चुका है। चिंतन यानी कि टेंशन, सोचने वाली पर विचार कर दिया है। इतना ज्यादा हमारा जो मानव है जो विकास का थी दोहन किया है इसका। कहता है कि संसाधन के केंद्रीकरण खास लोगों के लिए हाथों में आने से, कहता है इसका केंद्रीकरण जो है किसी खास लोगों के हाथों में आने से समाज के कष्ट स्पष्ट भागों में क्या हो सकता है? इसका बट गया है। कहता कि अलग अलग भाग में इसको बंटवारे करने से सब चीज अलग अलग क्या हो गया है? बट गया, जो संपन्न और विपन्न हो गया है। संपन्न भी हुआ है और विपन्न, यानी कि कौन चीज को बचा कर रखना है, किसको नहीं रखना है, इन सभी के बारे में बताता है। क्लियर? आगे हम देखेंगे अगर इसके बारे में, तो जानेंगे कि संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर के संसाधन का विवेकहीन दोहन किया गया है। जो संपन्न लोग होते हैं उसे संसाधन को बहुत ज्यादा विवेकपूर्ण यानी कि उपयोग नहीं करता है, यानी कि विवेकहीन तरीका से उपयोग कर रहा है, जिसके वजह से इसको बिल्कुल बेकार कर दिया है, जिससे विश्व परिस्थितियां घोर संकट हो रहा है। विश्व परिस्थिति में बहुत ज्यादा घोर यानी कि बहुत ज्यादा संकट उत्पन्न हो की स्थिति आ गई है। घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जैसे भूमंडलीय ताप का, यानी भूमंडल में, हमारे वायुमंडल में, भूमि में के मंडल में बहुत ज्यादा तापमान का कम बेसी होना इसी के कारण है। साथ में ओजोन परत का अवक्षय होना, ओजोन परत में छेद होना, ये भी पर्यावरण प्रदूषण और अम्ल वर्षा होना भी इसी के कारण है। जो क्या है? संपन्न लोग है जो स्वार्थ के कारण में इन सभी का क्या किया? विवेकहीन तरीका से यूज किया है, उपयोग किया है।
आगे अगर जाने तो उपयुक्त परिस्थिति, जितना परिस्थिति है इन सभी परिस्थितियों को निजात पाने के लिए, इन सभी परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए विश्व शांति के साथ जैव जगत यानी जीवों के जो जगत है इन सभी को गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में क्या होना चाहिए, संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अनिवार्य अपरिहार्य है, अपरिहार्य है। अर्थात कथा संसाधन का नियोजन उपयोग हो, संसाधन का नियोजन क्या हो, उपयोग हो, और इसे पर्यावरण के बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को, भविष्य में होने वाले जरूरतों को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए और वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। और ऐसी अवधारणा सतत विकास कही जाती है। इसी अवधारणा को क्या बोलते हैं, सतत विकास कहते हैं, जिसमें वर्तमान के विकास के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। आज जो हम लोग जिस तरह से हम जीवन यापन कर रहे हैं अच्छे से, उस तरह भविष्य में भी जीवन यापन अच्छे से लोग कर सके, इसको सुरक्षित रखने की बात करते हैं। क्लियर। चलिए अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर कहता है स्वामित्व के आधार पे जो संसाधन है वो कितने प्रकार के हैं, इन सभी का वर्णन करना है स्पष्ट रूप से। अब कैसे वर्णन करेंगे जी, आपको बताए थे कि स्वामित्व के आधार पे संसाधन जो है ये 4 प्रकार के हैं। स्वामित्व मतलब मालिक के आधार पे, किसके आधार पे, मालिक के आधार पे। पिछले बार बताया था कि मालिक के आधार, मालिक मतलब बपौती, किसी का बाप का है कि नहीं है, इसके आधार पे संसाधन 4 प्रकार के हैं। इसके आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। स्वामित्व संसाधन, उसके बाद सामाजिक संसाधन जिसको क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इन चारों आते हैं। अब जानेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन, तो व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति का खास तौर पे हक होता है, वही केवल मालिक होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। और जिस पे पूरे समाज भर के सभी लोग का हक होता है उसे सामाजिक या सामुदायिक संसाधन कहते हैं। समझेंगे, व्यक्तिगत संसाधन तो ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हो। लगान मतलब कर, टैक्स चुकाता है। मान लीजिए आपका घर है या जमीन है तो जमीन का रसीद चुकाते हैं, नहीं चुकाते हैं, तो ये लगान का मतलब क्या होता है, टैक्स होता है, जिसको हम लोग कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं, यानी कि हम लोग टैक्स चुकाते हैं। अब जमीन हमारा खेत है तो खेत को हम लोग रसीद कटवाते हैं, तो रसीद यानी उसका टैक्स का भरपाई कर रहे हैं। या कोई भी चीज हो उन सभी का, जैसे हम लोग इनकम टैक्स यानी कि कोई जमीन किनते हैं उसमें कुछ करते हैं, या गाड़ी उड़ी खरीदी बिक्री कीजिए उसमें कुछ टैक्स दिया जाता है, कोई भी काम कीजिएगा उसमें सरकार को टैक्स भरा जाता है, तो वही हम सरकार को क्या भरते हैं, लगान चुकाते हैं। तो ये व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे भूखंड, घर व अन्य जायदाद होता है। साथ ही साथ क्या है, सभी के सभी संसाधन है जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। बाग बगीचे, तालाब, कुआं इत्यादि ही ऐसे ही संसाधन जो है जिन पर व्यक्तिगत यानी निजी स्वामित्व का ख्याल रखता है, निजी स्वामित्व रखता है। क्लियर। सामुदायिक संसाधन वो बोले कि जिसमें एक नहीं 2, 4, 10 परिवार या 15, 20 को ग्रुप या किसी समुदाय या समाज के सभी लोगों का हक होता है, उस पे सभी लोगों का अधिकार होता है, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहेंगे। इसमें क्या होता है कि ऐसे संसाधन जिसमें किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होते हैं, किसी खास समुदाय के अधिकार में होते हैं, अधिपत्य में होते हैं, जिनका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, जैसे समूह के पूरे लोगों के लिए लाभ पहुंचाता है। गांव में चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद, परिसर या सामुदायिक भवन से लेकर के तालाब, कुआं, ये सारे चीज जो आते हैं सामुदायिक संसाधन में आते हैं। कहता है कि नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन, सार्वजनिक पार्क और पिकनिक स्थल, खेल का मैदान जो होता है, ये सारे क्या में आते हैं, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मंदिर, मस्जिद जो होता है, गुरुद्वारा और गिरजाघर के रूप में ये सारे संसाधन क्या है, संबंधित समुदाय के सामुदायिक लोगों के लिए क्या होते हैं, सर्व सुलभ होते हैं। तो ये क्या होते हैं, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। आपको बताए थे कि कानूनी तौर पे हमारे देश के अंदर आने वाले वे सारे संसाधन जो किसी बाप का काहे ना हो, किसी एक का रहे या पूरे समाज का क्यों ना हो, वो सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत
आते हैं। एक सुई से लेकर के बताए थे कि एक सुई से लेकर के पूरा तलवार तक, और एक खेर से लेकर के, या कह सकते हो कि एक धागा से लेकर के पूरे चादर या पूरे हमारे जो धरती पृथ्वी के जो अथी वाला भाग है, यानी कि भारत के नक्शा वाला जितना भाग जो एरिया आता है वो सारे के सारे, यानी कह सकते हैं कि 32 लाख हेक्टेयर भूमि वाला जो आता है, किलोमीटर क्षेत्रफल वाला, ये सारे भाग आते हैं। क्लियर। चले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कानूनी तौर पे, कौन तौर पे, कानूनी तौर पे देश या राष्ट्र के अंतर्गत अंदर आने वाले वे सभी संसाधन जो उपलब्ध है, कहता है कि सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है जो देश के सरकार के का है, वैधानिक हक का है। कहता है कि व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। याद रखिए, किसी का अगर मेरा अगर किसका अगर मान लीजिए कि मेरा अगर क्लासरूम है जो मेरा खुद का है, तो इसे भी सरकार ले सकता है। लेकिन हाँ, अगर लोगों को समाज का अगर भलाई के लिए ले रहा है, तब जब इधर से अगर सड़क पार हो रहा है या कोई और चीज पार हो रहा है या कोई चीज यहाँ बनाना हो जो हमारे रहने से ज्यादा वहां पर उसको मुनाफा है, या मान लीजिए हमारा कोई खेत है वहां पर सोना चांदी अगर कुछ निकल जाता है या तेल का कुआं अगर निकल जाता है, और सरकार को जैसे भनक लगेगा उस पे वो कब्जा कर सकता है और उसके बदले में हमें रुपया पैसा या नौकरी चाकरी कुछ भी दे सकता है। वो सरकार पे डिपेंड करता है, यानी कि राष्ट्र पे डिपेंड करता है। क्लियर। तो ये सारे के सारे चीज क्या में आते हैं, सरकारी संसाधन में आते हैं। आपको ये भी बताए थे कि हमारे भारतीय सीमा या हमारे सीमा किसी देश के सीमा से 200 किलोमीटर के दूरी वाले जो जितने महासागरीय भाग होते हैं, 100 किलोमीटर तक 200 किलोमीटर के दूरी वाले जितना राष्ट्रीय भाग होते हैं, महासागरीय भाग होते हैं, वो सारे के सारे राष्ट्रीय में आते हैं। क्या में आते हैं, राष्ट्रीय संसाधन में। और अगला नंबर अगर बात किया जाए तो ये बिल्कुल याद रखिए कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संसाधन करती है। ऐसे संसाधन का नियंत्रण जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन करते हैं जो किसी देश से 200 mm याद रखिएगा। 200 किलोमीटर तो हम लोग जानते हैं, लेकिन 200 mm का याद रखेंगे। 200 mm को छोड़ करके 200 mm को छोड़ करके और बाकी वाले हिस्सा जो होते हैं अंतरराष्ट्रीय सरकार के होता है। किसका होता है, अंतरराष्ट्रीय सरकार का, अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत होते हैं। ये बिल्कुल याद रखिए। तो ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय सरकार करती है, अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, और ये तट रेखा से 200 mm दूरी को छोड़ करके 200 mm दूरी को छोड़ करके खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिपत्य या अधिकार नहीं होता है, तो ऐसे संसाधन का उपयोग राष्ट्रीय संसाधन या राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। अगर अंतरराष्ट्रीय संस्कार कहेगा कि नहीं इसके बाद वाला जब भारत के हो गया तो भारत ले सकता है, लेकिन वो राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय सरकार के हाथों में उसका पूरा कारोबार रहता है। क्लियर। अगर हम लोग जाने तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ये सारा क्वेश्चन आता है जिसको बोनस पॉइंट कहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन में आ चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये सारा जो क्वेश्चन पढ़ा है वो तो है ही, साथ में आपको बोनस में दिया जा रहा है, ये बोनस पॉइंट है। ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। हमारे संसार का, पूरे दुनिया का सबसे कीमती संसाधन वो क्या है। तो हमारे पूरे दुनिया का जो सबसे कीमती संसाधन है वो क्या है, खनिज है। आपको पता होना चाहिए कि खनिज के कारण ही ये सऊदी अरब है जो पहले कंगाल था और आज हमारा जो है वो कितना बड़ा बड़ा बंगला, बुर्ज खलीफा, इतना बड़ा बड़ा बंगला है जो पूरे दुनिया का विशाल में आता है, वैसा निर्माण कर चुका है, इतना अमीर हो चुका है, एक खनिज के कारण ही हो चुका है। जहां पर तेल का खनिज वहां पर भंडार मिल चुका है। आगे अगर बात किया जाए तो ये जानेंगे कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो निम्नांकित में कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो इसमें आता है कि वन, नदियां, नगर और खनिज। तो वन है जो प्राकृतिक संसाधन है, साथ में नदियां प्राकृतिक संसाधन है, खनिज प्राकृतिक संसाधन, लेकिन इसमें एक जो आता है नगर जो आता है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये प्राकृतिक संसाधन का है नहीं है, नगर जो है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगली नंबर अगर देखा जाए तो ये समझेंगे कि इसमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तेल का है, सौर ऊर्जा का है, हवा का है या पानी का। तो आपको बता दें कि तेल का जो है ये देखेंगे
तेल, तेल का जो है, तेल खनिज जो है इसका प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन ये सीमित है, इसका भंडार जो है क्या है, सीमित है, याद रहेगा। चलिए आगे हम देखेंगे, कहता है कि इनमें से मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। क्या है जो मछली को बिल्कुल खतरा कर देगा? वर्षा का जल, सागर का जल, दूषित जल या मानव निर्मित बांध। जो मानव जो है, जो नदियों पर जो बांध बनाता है, उससे तो आपको बता दें कि मानव जो नदियों पर बांध बनाता है वहां पर तो मछली पालता है, और वर्षा का जल एकदम बिल्कुल शुद्ध होता है। सागर का जल, सागर में मछली इतना पाया जाता है, वो कहाँ मरता है, वो एक दूषित जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूषित जल। दूषित जल एक ऐसा जल है, दूषित जल में ऐसा जल आता है जो क्या होता है, दूषित जल जो है वो हमारे मछलियों के लिए बिल्कुल नुकसान वाला चीज है, ये प्रदूषित जल है। क्लियर है? चलिए आगे, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो ये नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ज्वार कभी जिंदगी में खत्म होगा ही नहीं। जब तक समुद्र रहेगा तब तक ज्वार भाटा आते रहेगा, तब तक उससे बिजली उत्पादन या कोई भी चीज हम लोग कर सकते हैं। इसलिए ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन हो सकता है, यानी कि ये कभी खत्म होने वाला संसाधन नहीं है, ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। साथ में अति लघु तरीय है, और अति लघु तरीय भी बोनस पॉइंट आपका है, इसके बारे में जानेंगे। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ये संसाधन दो प्रकार के, एक भौतिक एक होता है जैविक संसाधन, भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। साथ में जाने कि मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? आपको प्रकृति संसाधन बताए थे, जो प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधनों को प्रकृति संसाधन, वैसे ही मानव के द्वारा दिए गए संसाधन या मानव के द्वारा निर्मित किए गए संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। कहता कि मानव के द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे कैसे, यानी कि भवन हो गया, सड़क हो गया, गांव, मशीन, उद्योग, ये सारे के सारे मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे। अब अगला नंबर क्या कहता है, जो सुनिए, कहता है कि संभावित संसाधन से आप क्या समझते हैं? यानी संभावित संसाधन का परिभाषा देना है। तो किसी प्रदेश में वे विद्यमान संसाधन, किसी प्रदेश में वे विद्यमान संसाधन यानी कि मौजूद संसाधन हो, उसको विद्यमान बोलते हैं। तो मौजूद संसाधन जिसका अभी तक उपयोग नहीं किए हैं वो भविष्य में यूज कर सकते हैं, उसे हम संभावित संसाधन जानते हैं। आगे जानेंगे कि जैव संसाधन क्या है। जैव संसाधन की परिभाषा, तो वे सभी संसाधन जिसका प्राप्ति जैव मंडल से यानी कि सजीवों से प्राप्त होता है उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं, और जिसमें जीवन यापन व्याप्त होता है, जीव संसाधन कहलाते हैं। क्लियर? चलिए थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो एक आध गो और होगा, यानी कि अजैव संसाधन, तो वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से मिलता है। वैसे संसाधन जो सजीव वस्तुओं से मिलता है उसे जैविक संसाधन कहेंगे, और वैसे वस्तु जो निर्जीव वस्तुओं से मिलते हैं या वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से मिलते हैं उसे क्या बोलेंगे? निर्जीव संसाधन बोलते हैं। यानी वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन या निर्जीव संसाधन भी आप इसे कह सकते हैं, अजैव संसाधन हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि समाप्यता के आधार पर, समाप्य मतलब जानते हैं, समाप्ति के आधार पे कि खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म होगा, उसके आधार पे संसाधन कितने प्रकार के? ये दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। जो खत्म हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, और जो कभी खत्म नहीं होगा उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। और इसे हम उपयोग के आधार पे भी रखते हैं कि उपयोग के आधार पे ये संसाधन है दो प्रकार के। उपयोग के आधार पे और समाप्त होने के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय योग यानी कि एक बार यूज करने के बाद पुनः यूज कर सकते हैं, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। और दूसरा का होता है अनवीकरणीय संसाधन, जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर? चलिए अगला नंबर है राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो कानूनी रूप से देश के भीतर मौजूद सभी संसाधन, ये राष्ट्रीय संसाधन आपको अभी भी बताए थे कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? तो हमारे देश के अंदर अंतर्गत आने वाले, अंदर आने वाले वे सभी संसाधन, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। सभी संसाधन को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। साथ में हमारे सीमा से, हमारे तटीय रेखा के सीमा से 200 एनएम दूर तक वाले जितना जो समुद्री इलाका होता है वो, उसमें कुछ भी अगर खनिज वगैरह या कुछ भी मिलता है वो हमारे संसाधन, कौन सा संसाधन में आएगा? ये राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो ये आपका क्लियर होता है। उसके बाद व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होता है, यानी किसी एक व्यक्ति का अधिकार का होता है, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत लाते हैं।
ये क्लियर है? शायद क्लियर हो, क्लियर है। चलिए इतना ही तक। उसके बाद आप सब अगले वीडियो के बिल्कुल इंतजार कीजिए, आपका दूसरा वीडियो भी आने वाला है। और लास्ट वीडियो देखने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करते रहिए। बिल्कुल जो क्वेश्चन आपको डाउट रहे कमेंट में आप कर सकते हैं, उसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।